नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, वो भी ऑल नोटिफिकेशंस ऑन ऑप्शन के साथ, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधी सूचना आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं आदरणीय वीरेंद्र नाथ भट्ट सर, प्रारब्ध के इस मंच के और तमाम ऐसे राष्ट्रवादी मंचों के गार्जियन वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत। और चलिए, स्वागत वाली थाली जो परंपरागत थाली है प्रारब्ध की, वो व्यालोक जी के लिए पुष्प चंदन अक्षत माला और इन तमाम स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का स्वागत। व्यालोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों और सर, भट्ट सर और व्यालोक भाई, आज योगी जी के एक वीडियो से शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में जब से हिंदुओं की प्रताड़ना का सिलसिला बंटवारे के समय से ही चल रहा है। 71 में हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया गया कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया और वो हमारे मित्र हैं। लेकिन तबीयत है कि जाति नहीं बदलती नहीं। आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के नाम का वो झुंझुना ईस्ट पाकिस्तान के रूप में और कड़क तरीके से हमारे सामने है। हमारा कभी कोई मित्र नहीं रहा। जब मैं हम कहते हैं तो आपके देश के मित्र हो सकते हैं, आपके देश के साथ वो व्यापार कर सकते हैं। वो चावल आज भी खरीद रहे हैं, वो कल भी खरीदेंगे। उन्होंने पहले भी खरीदा है। लेकिन मैं जब हम कह रहा हूं तो 1 करोड़ 31 लाख जो आज कागजों पर बांग्लादेश में हिंदू बताए जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो तब भी प्रताड़ित थे, वो आज भी प्रताड़ित हैं। लेकिन उनका कल क्या होगा? कोई तो है जो अब कम से कम 2014 के बाद हिंदुओं की बात होने लगी है, वरना तो इस देश के संसाधनों पर पहला हक और आखिरी हक भी मुसलमानों का ही था। ये हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे। लेकिन नहीं साहब, 2014 के बाद कम से कम भारत में अगर बांग्लादेश में एक हिंदू की इतनी नृशंस हत्या हो रही है, तो भले लाठियां खाएं, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर हिंदू निकल रहा है, बाकी सड़कों पर हिंदू निकल रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास के सामने भी हिंदू आया। लेकिन एक आवाज है 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो दहाड़ती है। और मैं उसी वीडियो के साथ आज के इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सूख चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नहीं बोलेंगे, एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। बट सर, सामने जी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे। इंगित वो उनको कर रहे थे, लेकिन क्या वो सिर्फ माता प्रसाद पांडे या उत्तर प्रदेश के विधानसभा में समाजवादी पार्टी विपक्ष को सुना रहे थे? और इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर दम हो तो विपक्ष की तरफ से निंदा प्रस्ताव आए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे क्या सोल्यूशन मिलता है? क्या ये छोटा संकेत है, केवल रस्म अदायगी है, या वाकई 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जब आवाज उठाता है हिंदुओं के लिए, और वह भी संत योगी आदित्यनाथ, तो इसकी क्या मैसेजिंग है सर? देखिए, एक शायर ने कहा है कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। यानी मामला बहुत कठिन है कि ये गुत्थी सुलझे, काबिल लोगों ने बहुत सोच के उलझाई है। ये मामला बांग्लादेश और भारत के बीच का नहीं है, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये मामला जो है, जो एक ऐसी सुपर पावर है जिसका किला अब तंबू अब उखड़ रहा है, अमेरिका और यूरोप। ये उसकी एक पार्टिंग शॉट है जो इंडियन इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, और उसको कैसे रोका जाए। ये 1971 का बदला है अमेरिका द्वारा, जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा हिंद बे ऑफ बंगाल ने भेजा था, और सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी, तो अमेरिका के 7वें बेड़े को लौटना पड़ा था, और अमेरिका को अपमान का घूंट सहना पड़ा था। पाकिस्तान बट गया था, और ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश इमर्ज कर गया। तो ये केवल और आप देखिए वहां ये हालत है, जो व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, जिसके पास अमेरिका और फ्रांस का पासपोर्ट है, वो वहां का असली सर्वे सर्वा सत्ताधारी बना हुआ है, मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का या डीप स्टेट का क्रिएशन है। अब आते हैं यूपी पर।
योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, वो केवल इस देश की सबसे जो फायदे वाला जो उद्योग है, सनातन हिंदू विरोध सेकुलर इंडस्ट्री, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। वो माता प्रसाद पांडे तो उस उद्योग के छोटे से एक शेयर होल्डर हैं, इक्विटी होल्डर हैं। माता प्रसाद पांडे तो जो 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 छांगुर जिहादी जो पकड़ा गया, जिसको मीडिया छांगुर बाबा लिखता है और मैं उसका नाम लिखता हूँ झिंगुर बाबा। उस झिंगुर जिहादी ने माता प्रसाद पांडे के क्षेत्र में उसका एक मुसलमानों का सिद्धार्थ नगर में डोबरियागंज में एक इंटर कॉलेज है। वहां के मुसलमान टीचर हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, पकड़े गए हैं। और यही पांडे जी जो है असेंबली में उनके बारे में बोल रहे थे कि बड़ा अत्याचार किया, वो मासूम मुसलमान को आपने कैसे पकड़ लिया, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जबकि दावा यानी काफिरों को मजहब में इनवाइट करना इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है, यही क्रिश्चियनिटी का भी है। वो दिन में 5 बार हमको गाली देते हैं और कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है। तो योगी जी जो है कि और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है, वो रोग का इलाज करते हैं, रोग के लक्षण का इलाज नहीं करते हैं। वो सिम्पटम का इलाज नहीं करते हैं, वो सीधे रोग के ऊपर बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि संभल में हमारे 68 सीट्स हैं, 54 हमको मिल गए हैं, 19 वहां कूप है, हमें मिल गए हैं, हमें हमारा वापस चाहिए, हमें अपने भारतवर्ष को रिक्लेम करना है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होगी, सपा की सरकार होगी, तो वो जितने लटके झटके हैं, गंगो जमन तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, सर्वधर्म संभाव है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है, ये सारे जो सेकुलरिज्म का बड़ा पाव है, ये हमको खिलाते हैं लोग, ये हम लोग 47 से खा रहे हैं, ये सेकुलरिज्म का बड़ा पाव। तो योगी जी ने कहा कि हाँ, हम लोग बड़ा पाव नहीं खाएंगे, हम तो गोरखपुर के हैं, हम तो चोखा बाटी खाने वाले लोग हैं, तो भैया बड़ा पाव हमको नहीं चाहिए, तो उन्होंने पा रखो ये। तो इससे जो है लोगों को परेशानी होती है। योगी आदित्यनाथ देश के अकेले नेता हैं जो अगस्त 2024 से लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं। आप याद करिए अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में उन्होंने लगातार बांग्लादेश के बारे में बयान दिया है। और इंटरनेशनल लेवल पे हालत ये है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस्मान हादी, अ, जिसकी हत्या पाकिस्तान की आईएसआई ने कराई और यूनुस को फायदा पहुंचाने के लिए कराई ताकि वहां हिंसा हो और फरवरी 12 को जो चुनाव की घोषणा है वो चुनाव टाले जा सके। तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के जो दूतावास हैं ढाका में, उनमें झंडे आधे झुके हुए थे मोहम्मद वो हाजी उस्मान के सम्मान में। और एक भी बयान किसी यूरोपियन देश से, गोपाल दास जिसको जला के, हिंदू को जला के मारा गया, जिंदा जला दिया गया, उसके बारे में एक एक लाइन कहीं नहीं आई। अगर उसके बारे में पूरी दुनिया में अगर कोई बोला है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ है। ये प्रियंका गांधी जो है और जो योगी जी ने कहा कि गाजा के लिए आंसू बहाते हो और बांग्लादेश के लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। अभी इसी वर्ष जो है बजट सेशन में प्रियंका गांधी जिनके बारे में भी कहा गया वो अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, वो गाजा के लिए जो है एक बैग टांगे संसद भवन में घूम रही थी। क्या कभी आपने सुना है कि कभी उन्होंने हिंदुओं के बारे में एक बात कही हो बांग्लादेश के बारे में? कांग्रेस के लोग आज बड़े गर्व से कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ दिया। ये सरासर झूठ है। ये केवल जो है अमेरिका और उस समय के कम्युनिस्ट रशिया, दो महाशक्तियों का टकराव था। भारत उसमें केवल प्यादा था और रूस का हमको समर्थन था। और अगर रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ना ही होती तो अमेरिका के 7वें बेड़े का हमला बे ऑफ बंगाल में होता। वो आ गए, वो सबमरीन आ गई और अमेरिका लौट गया। और उसके बाद हमें मिला क्या? 71 की हम्म। वॉर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर पे, गुजरात बॉर्डर पे, और सिंध में जितना हमने अपने जवानों का बलिदान देकर के, हजारों सैनिकों का बलिदान देकर के जो क्षेत्र जीता था वो सारा वापस कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को 3 साल बिठा के आपने यहाँ बिरयानी खिलाई, उन सबको आपने ससम्मान वापस भेज दिया। लेकिन जो 54 भारतीय जो जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे भारतीय सेना के, जो पाकिस्तान ने बंदी बनाए थे, उनका आज तक पता नहीं है। ये है इंदिरा गांधी का जो और कांग्रेसियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को बदनाम करने के लिए कहा कि वो तो कि अटल जी ने कहा वो चंडी है। अटल जी ने पूरे जीवन इसका खंडन किया।
पुपुल जैकर जिन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी है, वो भी अटल जी का इंटरव्यू करने गई थी और ये बात पूछने गई थी। अटल जी ने तब भी इसका खंडन किया था। तो ये हमारी जो ऐतिहासिक भूल है, जो जो ये एक ऐसी समस्या है जो हमें विरासत में मिली है, नरेंद्र मोदी को विरासत में मिली है, लेगेसी इशू है। और बहुत लोगों के मन में इस समय उबाल आ रहा होगा कि भारत हमला क्यों नहीं कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। हमें लड़ाई बांग्लादेश से नहीं लड़नी है, हमें जी लड़ाई उस ऐसी सुपर पावर से लड़नी है जो अपना आभा मंडल प्रभाव लगातार खो रहा है और जिसने डॉलर के बल पर 1970 15 अगस्त 1971 निक्सन ने जब गोल्ड को रिजर्व के रूप में हटा करके डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया था। और लोगों को पढ़ना चाहिए 1974 का जो प्लाजा अकॉर्ड है, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में होटल है उसका नाम प्लाजा है, उस प्लाजा अकॉर्ड के बाद कैसे दुनिया पे उनका राज चल रहा है। अब ये खतरे में है। ब्रिक्स से अमेरिका बहुत परेशान है, यूपीआई से अमेरिका बहुत परेशान है और जिस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अपना नेटवर्क अब इंडिया डेवलप कर रहा है, उससे उनको परेशानी है। तो वो केवल 2 काम कर रहे हैं। इंडिया यूएसए की जो ट्रेड डील तो एक मात्र बहाना है, उससे हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया पे ये दबाव डाला जा रहा है। और यहाँ मैं बता दूं, सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 समिट हुई थी, उसमें जियो बाइडेन आए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशल इनवाइटी के तौर पर खालिदा जिया को शेख हसीना वाजिद को दिल्ली इनवाइट किया था। दोनों की मीटिंग कराई थी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से और जियो बाइडेन से कि बांग्लादेश में जो अमेरिका का दबाव बना हुआ है शेख हसीना वाजिद के ऊपर, उसको टाला जा सके। यूएसए की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक मुस्लिम महिला है साउथ एशियन ओरिजिन की, उन्होंने ढाका में जाके बयान दिया 2023 में ही अक्टूबर में कि आप नवंबर 2023 तक आप इस्तीफा दे दीजिए वरना आप इसके दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहे। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं आपको बिल्कुल उसका बयान, उसका नाम सब आपको दे सकता हूँ। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने ये नहीं किया। रातों रात जो डीप स्टेट का जो पूरा प्लेबुक है, वहां पे जो है एकाएक वहां पे आंदोलन खड़ा हो गया एंड शी हैड टू फ्ली। तो ये केवल ये वही चला रहा है। नरेंद्र मोदी का ये कहना साफ कह चुके हैं, हम अपना एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर नहीं खोलेंगे अमेरिका के लिए और मैं इसके कोई भी परिणाम होंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से हमने खरीदा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि आप नहीं खरीदिए, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। उनका कानून है कैट्सा, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। धमकी दी लेकिन भारत ने खरीदा। उनको शिकायत थी कि आप जो है ये कोरोना वैक्सीन अफ्रीका के और ग्लोबल साउथ के देशों को बहुत कम दाम पे दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, उससे हमारी कंपनी फाइजर का बहुत नुकसान हो रहा है, आप मत कीजिए। हमने किया। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो और इंडिया के जिस पॉलिसी से अमेरिका को बेहद चिढ़ है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रेटेजिक हम्म ऑटोनॉमी आज आप छोड़ दीजिए, अमेरिका की शर्तों को मान लीजिए, बांग्लादेश कल शांत हो जाएगा, वहां पे हिंदुओं की हत्या बंद हो जाएगी और मोहम्मद यूनुस फ्रांस या अमेरिका चला जाएगा। तो ये बिल्कुल और इस बात को, जो बात प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, वो सारी बातें कल योगी जी ने विधानसभा में कह दी हैं। जी। बिल्कुल सर। और यहाँ पर आपने मतलब समस्या के मूल में कौन है ये तो बताया ही, हमको लड़ना किससे है। और एक दुविधा बहुत होती है, मोदी जी क्यों चुप हैं, मोदी जी क्यों चुप हैं, योगी जी बोल पड़े, लेकिन आपने उसे भी अंत में क्लियर किया कि एक संवैधानिक दायित्व एक प्रधानमंत्री का अलग होता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री, और दोनों एक ही टीम के हिस्से हैं। व्यालोक जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ और फिर आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ योगी जी का ही। और योगी जी ने ये बात कही कब, ये भी बताता हूँ। कोडीन पर जब बात हो रही थी और कोडीन पर एसआईटी की जब जांच की बात हो रही थी और जिस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कनेक्शन निकलने के बाद, और वो भी केवल फोटोबाजी वाले नहीं बल्कि बाकायदे पेपर्स में, तो फिर उन्होंने क्या कहा और कितनी क्लियरिटी है उनकी बात में, जरा दर्शक भी सुने, आप भी सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो
आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। फतिहा पढ़ने लायक भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी ऐसी हालत कर देंगे और उससे पहले जो दोषी हैं उनकी क्या हालत कर देंगे, ये क्लियरिटी। अच्छा, अखिलेश यादव कहते थे माफियागिरी बढ़ गई है, तो योगी जी ने अचानक एक दिन विधानसभा में कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और धाड़ धाड़ माफिया मिट्टी में मिल गए। खासतौर से जो समाजवादी के चहेते थे वो तो एकदम निपट गए। अब इन्होंने कोडीन बाबू करके जो कोडीन सिर्फ वाला पूरा कांड है, उस पे योगी जी को चैलेंज किया, कहाँ है बुलडोजर, कब चलेगा बुलडोजर। इन्होंने कह दिया ये तो फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। फातिहा शब्द ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो 14 समाजवादी पार्टी के आरोपी हैं उसमें जो ऑन पेपर हैं उनमें तो एक शर्मा जी भी हैं, पाठक जी भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, आलोक सिंह भी हैं, आलोक सिंह भी आलोक हैं। से मैं वही कह रहा हूँ, ठाकुर साहब भी हैं, फिर भी ये फातिहा कहाँ पढ़वाते हैं योगी जी? एक तरफ कहते हैं गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा। ये क्लियरिटी जो उनके माइंडसेट में है कि असली समस्या क्या है, जैसा कि भट्ट सर ने अभी कहा कि वो लक्षण नहीं रोग का उपचार करते हैं। जी गोरक्षपीठ के योगाधीश्वर जो हैं योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठाधीश्वर, उनके मन में, और बड़ी खुशी की बात है कि उनके समतुल्य जो नेता अभी उभर रहे हैं भाजपा में, इन सब के मन में एकदम सीधी सीधी क्लैरिटी है हमारी पीढ़ी के लोगों की तरह। योगी जी युवा हैं, 50-52 के आसपास होंगे, और हिमंता भी वही हैं, पुष्कर भी वही हैं, तो सब लोग, और इन सब के मन में एकदम क्लैरिटी है। जैसे मैं कल हिमंता का बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार अगर असम में दखल नहीं देती है तो फिर स्थितियां भयावह होंगी और भारत सरकार दखल दे। फिर त्रिपुरा में लोग सड़कों पर हैं, त्रिपुरा में सड़कों पर उतरकर वहां के नेता, वहां के स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये 7 सिस्टर्स के साथ ये बांग्लादेश के लोग जिनको हम पाल रहे हैं, जिनको भारत अगर एक दिन खाना देना बंद कर दे तो ये कंगाल भूखे मर जाएंगे, उन पर अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देर हो जाएगी। अरुणाचल में आप देख रहे हैं। ये कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि नई पीढ़ी में 40 के ऊपर के लोगों में ये बहुत स्पष्ट है कि दुश्मन कौन है। हम मोहम्मदन पर बात नहीं करेंगे, हम उस विचारधारा पर, उस राजनैतिक विचारधारा पर, जैसे कि सर ने कहा कि भाई वो क्रिश्चियनिटी हो या मोहम्मदनिज्म हो, मोहम्मदवाद हो, ये दोनों ही आपके शत्रु हैं। और ये पूरी मानवता के कोई भी विचार अगर ये कहता है कि मैं आपको नहीं रहने दूंगा, मैं आपको नहीं फूलने दूंगा, मेरा विचार अंतिम सत्य है और आप नहीं मांगेंगे तो मैं आपकी गर्दन तराश लूंगा, ये कौन सा विचार है? और आज तक दुनिया इसको समझने में पागल की तरह नाकाम रही है। पश्चिम के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, पूरा ऑस्ट्रिया चला गया, डेनमार्क चला गया, स्वीडन चला गया, जर्मनी चला गया, फ्रांस चला गया, एफिल टावर के नीचे ये बांग्लादेशी लुंगी पहन के भुजा बेच रहे हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत में ये स्पष्टता आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। योगी क्यों कहते हैं कि भाई फातिहा ही पढ़ना? आपने बता दिया कि भाई एसपी में तो इतने लोग नाम लेके, तो उस हिसाब से तो तमिलनाडु में भी एक हिंदू ही सरकार चला रहा है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो ईसाई है। उसका बेटा खुले तौर पर स्वीकार करता है कि मैं एक प्राउड ईसाई हूं। आप कर्नाटक में अगर मान रहे हैं कि सिद्धारमैया हिंदू है तो आपकी बलिहारी है, आपको मैं दंडवत करता हूं। आप अगर मान रहे हैं कि राहुल विंची और पिंकी वाड्रा हिंदू हैं तो आपको साष्टांग प्रणाम है। आप अगर मान रहे हैं कि मिथिलांचल में नहीं हो रहा है धर्म परिवर्तन, आप अगर मान रहे हैं आज 25 दिसंबर है, अटल जी का भी जन्मदिन है, उसकी भी बधाई, और भी जन्मदिन है। आज अगर आप मेरी मेरी खेलेंगे, मेरी तेरी खेलेंगे और कहेंगे कि वाह कितना आज अच्छा भगवान लगता है, के बेटे का आज भगवान के बेटे का जन्मदिन है। भगवान के बेटे का जन्मदिन अगर आप मनाएंगे तो फिर
2 किलो चावल पर बिकने को भी तैयार रही है। पहली बात, हम्म, योगी आदित्यनाथ के मन में ये एकदम क्लैरिटी है और इसीलिए उनके खिलाफ कितनी भी बातें, रोज को मीडिया में उनकी सरकार गिरती है, रोज बन बिल्कुल जाती है। एक 4 PM वाला 8 PM के लगा के और चला आता है, वो गिरा देता है। एक कोई पाप प्रसून पुण्य प्रसून कोई परचून की दुकान खोल के वो भाई साहब गिराते रहते हैं लगातार सरकार। वो तो मोदी जी की ही सरकार गिराते हम्म, हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सर ने कहा कि यह सर के मुंह से निकल गया था कि यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि ये केवल और केवल उसी की बात है। उसमें आप हम्म, डीप स्टेट वगैरह सब कुछ ले आइए। बड़ी विनम्रता से मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि हिंदुत्व और सनातन या भारतवर्ष आखिरी किला है जिसको ये अब्राहमिक राजनीतिक विचारधाराएं जीत नहीं पाई हैं। 1200 वर्षों के संघर्ष के बाद भी हम कितने भी टूटे फूटे लड़े झगड़े, लेकिन अभी तक मानवता के लिए एक राहत का बिल्कुल एक उपाय हिंदुत्व का सनातन का बचा हुआ है और इसीलिए ये पूरा बवाल मचा। बिल्कुल 25 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री जब खड़ा होकर सदन में कहता है तो वहां कहीं न कहीं उस प्रदेश के साथ साथ उससे लगे हुए बाकी प्रदेशों पर भी ये असर जाता है कि एक व्यक्ति है, एक नेता है इतने लोगों का चुना हुआ जिसके दिमाग में एक क्लैरिटी अल्पसंख्यकवाद, निरपेक्षता वगैरह वगैरह जैसी बीमारियां नहीं है। उसके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको क्या चाहिए और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और मैं एक इसी के बात साथ जोड़ दूं क्लियर होती है। मैं एक बात जी जोड़ दूं वैलोग जी की बात में। दुनिया में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मार्क्सवाद और क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर ने 46 सभ्यताओं का समूल नाश किया है। एशिया में, पूरे अफ्रीका में, यूरोप में और नॉर्थ साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में केवल एक हिंदू काफिर बचा हुआ है और ये सबकी निगाह में खटक रहा है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मार्क्सवाद और जो लेटेस्ट वर्जन है वेस्टर्न यूरोप का मार्क्सवाद यानी वोकिज्म, यानी जो कल्चर मार्क्सवाद है, वो इस समय हमारे जो है उसको धक्का पहुंचाया है धुरंधर फिल्म ने, तो सबकी निगाह में खटकता है। और ये योगी जी इसलिए खतरनाक है कि ये भगवा पहनते हैं। ये भाई, ये बहुत बड़ा खतरा है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मार्क्सवाद तीनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील ने 2017 में कहा था, व्हाट द हेल यू हैव डन, ए टेंपल प्रीस्ट हैज बीन मेड चीफ मिनिस्टर। फाली नारीमन ने कहा था ये। टेंपल प्रीस्ट, उनके लिए मठ का महंत जो है मंदिर का पुजारी है। अरे भाई, मंदिर के पुजारी में और एक मस्जिद के एक इमाम में बहुत अंतर होता है। वो केयरटेकर है। जी। और ये नरीमन उसी प्रजाति का है सर। मैं बस एक चीज, जो अपनी दुनिया से फना हो गया और हाँ जिसको भारतवर्ष में एकमात्र देश है जहां उसकी प्रजाति पर कोई हमला नहीं हुआ, यहूदियों पर कोई हमला हाँ नहीं हुआ। हाँ हाँ और बौद्ध और जैन तो खैर हमारे ही थे, लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार जो मैं देख रहा हूँ, मतलब ये बांग्लादेश का मामला लगभग 1 साल से चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं जब शेख हसीना को जबरदस्ती वहां के मुल्लों ने भगाया और उसके पीछे CIA का हाथ है। ये सारी चीजें सर ने विस्तार से बता दी हैं, तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एकमात्र जो इसमें उम्मीद की किरण दिखी है, योगी आदित्यनाथ सीधे बोले, हिमंता सीधे बोले और पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यानी व्लादिमीर पुतिन ने इसकी निंदा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इसको आप गूगल करना चाहें या कहीं खोजना चाहें, दर्शकों श्रोताओं, आप खोज लेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सांसदों ने, 5 सांसदों ने, जिसमें से 2 डेमोक्रेट्स भी हैं, मजे की बात है, इन लोगों का यस संतुलन का यस खेल तो चलता ही रहता है, और 3 रिपब्लिकन हैं। इन 5 ने भी उस बयान की निंदा की है। 18 दिसंबर को घटना हुई है, 7 दिन लग गए पुतिन को बोलने में, लेकिन वो बोले। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इतने बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तरह इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। यूएन और में भी एक इनिशिएटिव हुआ है एक रेट के यूएन माध्यम में से। भी हुआ है जी। और अमेरिका भले इन सांपों को पाल ले,
और कुछ भी करे, लेकिन अमेरिका जैसा स्वार्थी, बदनीयत और बदमिजाज मुल्क कोई नहीं है। उसको एक सेकंड नहीं लगेगा जब वो देखेगा कि पासा पलट रहा है और हमारी चीजें खत्म हो रही हैं, तो वह एक सेकंड में मोहम्मद यूनुस को भी उसी भीड़ के हवाले कर देगा जिस भीड़ के सहारे मोहम्मद यूनुस तथा कथित नोबेल प्राइज विनर हिंदुओं को मरवा रहा है। जी बिल्कुल सर। और एक चीज और दर्शकों और आप दोनों के सामने भी रखूं, ये उम्मीद तब और हरी हो जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है, जब योगी आदित्यनाथ न सिर्फ 25 करोड़ आबादी के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, मेरे मुंह से देखिए निकल गया, मुख्यमंत्री हैं, बल्कि भारत की राजनीति के भविष्य के रूप में भी देखे जा रहे हैं। सॉरी, अब क्या करिएगा, मन की बात प्रधानमंत्री जी निकल गई मेरे मुंह से, लिकड़ गई। अच्छा, अब काम वाले योगी आदित्यनाथ की तरफ आते हैं। उनका जो एक व्यक्तित्व है, जहां बिल्कुल क्लियरिटी है उनके मन में कि वो फातिहा ही पढ़वाते हैं, वो गजवा हिंद वालों को सीधे जहन्नुम ही भेजते हैं, बड़ा साफ क्लियर माइंड है। लेकिन जरा वो काम की टेबल पर एक वीडियो और दिखाता हूं उसी सदन का, जहां एक सपा विधायक बोल रही हैं और उसके बाद बैक टू बैक योगी जी बोल रहे हैं, और इसके ऊपर फिर मैं आप दोनों से एक एक अंतिम टिप्पणी कि कैसे वो काम के मामले में और वर्किंग टेबल पर काम करते हैं। जरा वो वीडियो दर्शक आप देखें, आप भी देखें सर। चाहिए और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ। ऐसे यार कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। सर, काम वाली टेबल पर योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहू बहन बेटी तुम्हारी हो या हमारी हो, तुम्हारा समर्थक हो या हमारा समर्थक हो, उसको पूरी तरीके से हम न्याय देंगे। तो एक तरफ तो क्लियरिटी की फातिहा पढ़वा देंगे, दूसरी तरफ ये क्लियरिटी कि बहू बहन बेटी, क्या यही वो क्लियरिटी है जो बहनों की सुरक्षा, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक समुच्चय बनाती है, जिसमें एक तरफ भगवा वेशधारी अपने हिंदुत्व को लेके क्लियरिटी, दूसरी तरफ बहन बेटियों के इज्जत को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्लियरिटी, और जैसे कोडीन पे मैंने कहा फातिया पढ़वा दिया, यानी भ्रष्टाचार को लेके नो टॉलरेंस। ये एक ऐसा समुच्चय, संभवतः यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जी 32 साल पुराना एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तोड़ देते हैं और भारत के भविष्य की राजनीति के तौर पर देखे जाते हैं। सर देखिए, हम जनता की जो अपनी स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, बहुत छोटी होती है। लेकिन 80s के मिड से बहुजन समाज पार्टी का उभार, 90 में मंडल लागू होना, उसके बाद 35 सालों में जो इस देश उत्तर प्रदेश में जो जाति का नंगा नाच हुआ है, उसको तमाम तरह के वैचारिक विचारधारा के आवरण उड़ाए गए हैं। कहीं समाजवाद, तो कहीं सामाजिक न्याय, तो कहीं बहुजनवाद, ये सब किया गया है। तिलक तराजू और तलवार किया गया है। और जब मंडल लागू हुआ था तब कहा गया कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, तीनों माने यादव होंगे सब।
तो ये सब जो किया गया है, तो ये बुखार अब उतर रहा है योगी जी के, और योगी जी ने इस बुखार को बहुत उतारा है। और मामला केवल पुलिस का नहीं है, मामला समाज का है, मामला संस्कृति का है। जिस तरीके से पिछले 8 साल में सभी समाज के सभी वर्गों को जाति मजहब से ऊपर उठ करके सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, वो संख्या अब करोड़ों में है। यूपी में अगर 60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान योजना में किसानों को गया है, तो उसमें जाति मजहब का भेद नहीं किया गया है। नहीं, बिल्कुल। अगर लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिला है या निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, तो सरकार ने ये बताया है कि हम अपनी जो नीति है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, वो हम आपके सामने हम उसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, एंड नाउ इट्स फॉर यू टू डिसाइड। तो और ये योगी जी ने कल साफ-साफ कहा विजय यादव से भी कि जाति हुँ, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर महिला है, किसी भी जाति की है, किसी भी मजहब की है, किसी भी दल की है, अगर उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जी, सरकार का जो जो प्रिंसिपल जो जो उसका प्लैंक है लॉ एंड ऑर्डर, ये उसके लिए चुनौती है। 1991 में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय का भी नारा यही था, भय मुक्त समाज, टेरर फ्री हुँ, सोसाइटी। आज वो बात तो नहीं होती भय मुक्त समाज, लेकिन लगभग बात वही है। और और यूपी में जिसकी चर्चा कभी नहीं हुई, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसी भी समाज के यस, लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए सबसे घातक समस्या होती है। और ये कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो लालू यादव ने बिहार में की है, और जो यूपी में की है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने, और जो डीएमके आज भी कर रही है तमिलनाडु में, समाज को इसने कितना तोड़ा है, कितना छिन्न-भिन्न किया है, कितनी हिंसा होती है, समाज में कितना जहर भरा है। और लोगों के पास जी, चूँकि स्मृति बहुत छोटी होती है, तो उनके पास ना तो संदर्भ बोध है, ना इतिहास बोध है, ना शत्रु बोध है, तो वो किसी समस्या को समग्रता से समझ पाने में सक्षम नहीं है। और उनको लगता है कि ये देखो भट्ट जी मेरी जाति को गाली दे रहे हैं। मैं आपकी जाति को गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसके नाम पर क्या-क्या खेल किए गए हैं। जैसा मैंने अभी बिल्कुल कहा सर। कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो ये समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, ये सब अहले दानिश हैं। अब इन बिल्कुल अहले साहब। दानिशों से बड़ा दानिश अब इन अहले दानिशों से बड़ा एक दानिश्वर आ गया है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो समस्या हो आदित्यनाथ। गई है। और अब जब वो बड़े दानिश्वर हैं, तो ज़ाहिर है वो सिम्पटम का इलाज नहीं करेंगे कि अच्छा खाँसी आ रही है, जुकाम आ रहा है। भई वो फिर रोग का इलाज करेंगे। भई इसका ज़रा डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करो, सारे इसके टेस्ट कराओ, इसका एमआरआई कराओ, स्कैन कराओ, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराओ और कराते इसकी भी तो ईसीजी हैं। कराओ। और इसका जो है जो भी पैथोलॉजी में जो टेस्ट संभव है सब कराओ। और ये बात वो खुल के बोलते हैं, कोई छुपाते नहीं है वो। डिप्लोमैटिक भाषा नहीं बोलते। योगी जी की सबसे बड़ी खराबी है कि वो राजनीति में जलेबी नहीं बनाते। और राजनीति में अब बिल्कुल, तक जलेबी बनाने का रिवाज रहा है कि सारे भाइयों कांग्रेस के ज़माने में अब जाकर के लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस तो जो लोहिया कहते थे 50 साल पहले, 60 साल पहले, ये अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं। लोगों को अब समझ में आ रहा है। ये एक अंग्रेज जी, ने ये पार्टी 1885 में बनाई थी, और इस 7 ब्रिटिश सिविल सर्वेंट इसके अध्यक्ष रहे, और एक जो है उन्होंने बिठा दिया लाके साउथ अफ्रीका के वकील को, और एक उन्होंने एक लोकल वकील ले लिया। एक देश का पापा बन गया, एक देश का चाचा बन गया। अब लोगों अच्छा, को समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था। तो ये पार्टी बिल्कुल, ये केवल देश को नष्ट करने, देश का बँटवारा कैसे हुआ, अब लोगों को समझ में आ रहा है। पूरी सर, देश की सर, और इसको और ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश आज़ादी ना होता। यानी मूंछें ना होती तो फूफा को भी बुआ कहा जाता। बिल्कुल तो ठीक बात है। ये बिल्कुल, तो ये जो स्थिति है अब लोगों की समझ में आ रही है, और अभी और समय लगेगा, और मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले सर, 10 साल के अंदर ये कोई दल ये कहने के लायक नहीं रहेगा कि गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और कूटे हुए, पीसे हुए लोगों के लिए मेरी पार्टी काम करेगी। अब ऐसे लोग बचेंगे ही नहीं। वेट फॉर 10 इयर्स। बिल्कुल, ये बहुत योगी बड़ी जी बात है। इस पे योगी जी ये इस पे बहुत बड़ी काम बात कर रहे हैं। सैचुरेशन एक-एक जिले में आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ऐसा आदमी है जो सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। नेक्स्ट 2 इयर्स में बिल्कुल, खत्म हो जाएगा ये परिणाम। बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल, बहुत मतलब बड़ी ये है कि न्यूनतम सुविधाएँ सबके पास रहें,
कोई बताएं। व्यक्ति ये ना कह सके कि उसके पास 2 वक़्त का भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और सर पे छत नहीं है। ऐसा बिल्कुल व्यक्ति सर, नहीं बचेगा यूपी में अगले कुछ सालों में। जी। बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी बात है और व्यालोक जी, मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी से आज की चर्चा को समापन दिया जाए। जी। सर, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने इतनी चीजें कह दी हैं कि बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है, और इतनी सफाई से और इतनी बातें, इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जब आपके अग्रज विद्वान कुछ बोल जाएं तो उनकी हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। लेकिन जी, आप बिल्कुल हाँ में अपनी हाँ बात कही है मिलाते भाई। हुए हाँ। हाँ में हाँ मिलाते हुए कुछ चीजें जोड़ देना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल। ये जोड़ देना चाह रहा हूँ कि दरअसल बिहार चुनाव के पहले हमने कहा था कि छोटे दल इसमें गायब हो जाएंगे। अब देखिए, बिहार से जो ब्लैकमेलर्स दल हैं उनकी राजनीति लगभग खत्म हो गई है। सबसे बड़ा जो ब्लैकमेलर दल था आरजेडी, उसको 25 पर जनता ने समेट दिया। तब से तेजस्वी गायब है बिहार से, कहीं विदेश में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं अपनी ईसाई वाइफ के साथ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने हमले हो रहे हैं वो उतने ताकतवर हो रहे हैं, और उनका एकमात्र एजेंडा है कि वो उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, नंबर 1 तक। तो वो उसमें लगे हुए हैं। इसके 1 साथ ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, सॉरी, 5 ट्रिलियन तो बहुत ये है। ठीक। तो वो उसमें लगे हुए आप हैं, भी लेकिन उनको पीएम मान के बात कर रहे हैं। हाँ तो मान ही रहे हैं भाई। अब अगला तो सीन यही लग समाजवादी रहा है। पार्टी वालों को ट्रिलियन और ट्रिलियन का अंतर नहीं पता है। उनको तो खैर कुछ भी पता नहीं है, और पता नहीं उनको क्या पता है। लेकिन 2 खबरें जो मेरे सामने दिखी अभी, वो मैं देख रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी बच्ची का मुफ्त ऑपरेशन किया एक भाई ने, और बड़े गर्व से उसको सब जगह लगा रहा है। एक ये है, और कनाडा के टोरंटो में एक अब्दुल गफूरी ने फिर से अपना मजहबी ड्यूटी जो है उसको निभाया है, और एक चले साहब, वो बात तो चलता रहेगा, वो ना करे तो फिर आश्चर्य होना चाहिए। सही बात। इसलिए अंततः उम्मीद की जो किरण है वो इसी से निकलती है कि हिंदू आवाजें एकजुट हों, और जिस तरह अलग अलग सब जगह हो रहा है, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में विरोध प्रदर्शन या एकजुटता दिखाई जा रही है, वो पूरे देश में एक साथ हो। और वो समय आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मंथन का काल है, और पहले तो बिल्कुल हलाहल ही निकला है। ये तो हमारे पुराणों में ठीक है बात। कि पहले बिल्कुल हलाहल बिल्कुल ही निकलेगा, फिर रत्न निकलेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। सर एक और अंतिम बात आज की सर एक सर अंतिम बात एक अंतिम बात सर भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 12वां साल है, योगी जी का 9वां साल है। 3-3 महीने बाद 9 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, जो योगदान है, जो उपलब्धि है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में जो उनका झंडा था, वो झंडा जाति के डंडे में लगा हुआ था, वो डंडा गायब हो गया। वो डंडा बीजेपी ने बिल्कुल चोरी कर लिया है अब। ये इनकी बड़ी बिल्कुल सर। समस्या है। इनके झंडे में जो जाति का डंडा था, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये समस्या है समाजवादी पार्टी की, और ये समस्या है राष्ट्रीय जनता दल की, और अन्य राज्यों में हर समस्या की, हर दल की जो जाति की राजनीति करता है। जब आप सबको जो है सिचुएट कर रहे हैं, कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये दल कैसे टिकेंगे? बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। और यहीं पर जो आपने एक बात कही ना, वो झंडे और डंडे वाली, तो मैं सिर्फ 2 हुँ। जुमले, जो एक प्रधानमंत्री ने कहा और एक योगी आदित्यनाथ ने कहा। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा, बँटोगे तो कटोगे, वही हुँ, डंडा गायब हुआ है। और उसको किस हुँ, तरीके से आगे बढ़ा के और एक टीम के रूप में प्रधानमंत्री ने अग्रसारित किया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसलिए बँटोगे तो कटोगे, ये ज़मीन पर उतर रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये ज़मीन पर उतर रहा है। वर्तमान यानी नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी अलग है संवैधानिक बाध्यताओं के बीच, और वहीं पर सेकंड लाइन योगी आदित्यनाथ की क्लैरिटी तो खैर गरज रही है बुलडोजर की रफ्तार से। सर, बट सर, आपने हमें समय दिया और इतनी सम्यक और इतनी विस्तृत चर्चा न सिर्फ योगी के व्यक्तित्व पर, उनके काम पर, बल्कि आगे भारत के भविष्य पर बात हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी, आपने भी समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा आप यहाँ समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि आगे कोई भी ऐसी चर्चा आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। मुझे यानी अवनीश भट्ट सर और
व्यालोक जी, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार।